गुड मॉर्निंग, 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 अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? विकास, सूरज, शिवराज, राहुल, ताहिर, ताहिर, पवन, दिव्यांशु, छोटू, अंशिता, सूरज, विकास, शिवराज, नितेश, राहुल, मोनू गुप्ता, आकाश, पवन, निधि, आलोक, श्याम, गौरी, आकांक्षा, इमराना, रोहित, शिवू, नितेश, गौरी। कैसे हो भाई आप सभी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। एक बच्चा बड़ा परेशान हो रहा है ना? उसका पहला कमेंट ही आया भैया, पहला कमेंट ही आया। क्या कमेंट आया? कि कुछ खिलाड़ी तेजी से दौड़ते हैं और कुछ कुछ तेजी से दौड़ने वाले मैराथन 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 खिलाड़ी हैं। तो ये तीनों में से अरे रुक जा भाई, मैं कुछ होगा, सभी तो नहीं हो सकता है क्योंकि कुछ खिलाड़ी तेजी या मैराथन नहीं दौड़ते, जैसे चेस खिलाड़ी। क्या कह रहे हो यार? मैं तो कमेंट्स ही नहीं पढ़ पा रहा हूँ, इतनी तेजी से आप लोगों के कमेंट्स निकल जा रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, इतनी तेजी से कमेंट्स निकल रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, वेन डायग्राम टाइप 3 बेटा परसेंटेज जब चैप्टर पढ़ोगे ना तो मैथमेटिक्स में, तब आप वो बड़े प्यार से बना लोगे। जब आप परसेंटेज चैप्टर पढ़ोगे ना मैथमेटिक्स में, तब आप बड़े प्यार से बना लोगे, चिंता मत करो। है ना? हाँ जी। तो भैया आज एक ऐसा टॉपिक शुरू होगा, आज एक ऐसा टॉपिक शुरू होगा जो जो रीजनिंग की आन बान शान है, जो रीजनिंग की जान है ना? ऐसा एक चैप्टर जिसको पढ़ने में एक अलग लेवल का आनंद आता है, एक इतना बेहतरीन मजा आता है इस टॉपिक को पढ़ने में जिसकी कोई हद नहीं है। और अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं और अगर इस चैप्टर की बात ना करें तो इस चैप्टर के बिना हमारी जो रीजनिंग है वो अधूरी है, अधूरी। ठीक है, ये चैप्टर है जो हमारी रीजनिंग को करता है पूरी। ठीक है। तो इस चैप्टर का नाम है भैया डाइस, इस चैप्टर का नाम है पासा। समझ रहे हो? इस चैप्टर का नाम क्या है? डाइस, यानी कि पासा। हाँ जी, ये वो शकुनी मामा वाला पासा नहीं है बेटा, है ना? जो शकुनी मामा के इशारे पे चलता था, भांजे 6 भांजे 4। ये वो भांजे, ये मामा वाला पासा नहीं है। ये पासा है आज के युग का, ये आज के जमाने का पासा है ना? डाइस। देखो, बेसिकली बेसिकली दो टॉपिक हैं बेटा, है ना? डाइस क्या होता है? डाइस बेसिकली एक क्यूब ही तो है। डाइस क्या है? डाइस बेसिकली एक क्यूब है बेटा। तुम्हारे स्लॉक्स के क्वेश्चन का आंसर थोड़ी देर में दूंगा, तुम पहले थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी इस समय कमेंट्स कर रहे हैं तो आपका आंसर तुरंत के तुरंत नीचे चला जा रहा है। अभी थोड़ी देर में कमेंट्स थोड़े स्लो हो जाएंगे, तब मैं आपके अच्छे से होल्ड करके क्वेश्चन पढ़ूंगा। ठीक है, हैव सम पेशेंस, थोड़ा पेशेंस रखो। ठीक है। तो हमारे, है ना, हमारे सिलेबस में अगर हम डाइस की बात करें, बेसिकली डाइस क्या होता है ना? डाइस एक क्यूब ही तो है। डाइस क्या है भाई? डाइस एक क्यूब है, यानी कि एक घन है। हम्म। डाइस, डाइस जिसको हिंदी में कह सकते हैं हम पासा। ठीक है। तो डाइस क्या है? डाइस एक क्यूब है, क्यूब। लेकिन हमारे सिलेबस में डाइस और क्यूब चैप्टर दोनों अलग अलग है। हमारे सिलेबस के अंदर डाइस टॉपिक अलग है, हालांकि ये भी क्यूब होता है, जबकि क्यूब एंड क्यूबॉइड चैप्टर डिफरेंट चैप्टर है। और इन दोनों टॉपिक में ना डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये दोनों चैप्टर हम अलग अलग पढ़ते हैं। डाइस चैप्टर अलग पढ़ते हैं, क्यूब एंड क्यूबॉइड चैप्टर अलग पढ़ते हैं। बेसिकली डाइस चैप्टर में होता क्या है ना? डाइस चैप्टर में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो रिलेटेड टू सरफेस बनते हैं। एग्जैक्टली ये जो सरफेस पे आप देख पा रहे होगे 1 2 3 4 5 6, तो डाइस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन बनता है वो रिगार्डिंग सरफेस बनता है कि उसकी सरफेस पे एग्जैक्टली कौन सा नंबर है ना? जैसे हमसे पूछेंगे बताओ अपोजिट टू 1, है ना, 1 के अपोजिट कौन सी सरफेस है, या फिर कोई भी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। लेकिन जो क्यूब एंड क्यूबॉइड चैप्टर है ना, इस चैप्टर में बेसिकली क्या होता है कि पहले हम क्यूब एंड क्यूबॉइड को कलर करते हैं। पहले हम क्या करते हैं? क्यूब एंड क्यूबॉइड को कलर करते हैं। कलर करने के बाद उसकी ना स्मॉलर क्यूब्स में कटिंग करते हैं। किस में करते हैं? स्मॉलर क्यूब्स में कटिंग करते हैं। कटिंग स्मॉलर क्यूब्स में क्या करते हैं? स्मॉलर क्यूब्स में हम कटिंग करते हैं।
तो क्यूब एंड क्यूबॉइड चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो कटिंग ऑफ स्मॉलर क्यूब के रिगार्डिंग आते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से क्यूब एंड क्यूबॉइड के अंदर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्यूब एंड क्यूबॉइड में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ये वाले क्वेश्चंस आते हैं कि हमने एक क्यूब लिया और उसको स्मॉलर क्यूब्स में हमने कट कर दिया। देख रहे हो, ये एक बिगर ये क्यूब है, इसको छोटे छोटे घनों में हमने काट दिया तो छोटे छोटे टुकड़े हमें मिलते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन है डाइस का। डाइस और क्यूब एंड क्यूबॉइड के क्वेश्चंस अलग अलग देखने को मिलते हैं हमें एग्जाम में, समझ रहे हो? जी हाँ, वहां पे कटिंग ऑफ क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, यहाँ पे जो नॉर्मल क्वेश्चन बनता है अपोजिट सरफेस से रिलेटेड। तो ये दोनों चैप्टर हम अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा अगर मैं डाइस की बात करूं तो पहले डाइस के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी है, वो मैं आपको दे देता हूँ। दुनिया का हर बच्चा जानता है इस बेसिक सी जानकारी के बारे में। दुनिया का हर बच्चा जानता है ना दुनिया का हर बच्चा क्या? सर टोटल कितनी सरफेस होती है किसी भी डाइस में? टोटल सरफेस कितनी होती है? कितनी सरफेस होती है टोटल, कितनी सतह होती है? सर सबको पता है किसी भी डाइस में, है ना, किसी भी घन में टोटल 6 सरफेस होती है, 6 सतह होती है। पहली सतह, दूसरी सतह, तीसरी सतह, चौथी सतह, पांचवी और छठी सतह। 6 सरफेस होती है, 6 सरफेस होती है। बहुत बढ़िया, ये सब बच्चे जानते हैं। टोटल एजेस कितने होते हैं? अच्छा एजेस की तो फिलहाल हमें जरूरत नहीं है ना, सिर्फ सरफेस से ही लेना देना है हमें। अच्छा एक बात बताओ, मैं डाइस को आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, मैं डाइस आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आपको एट ए टाइम टोटल कितनी सरफेस दिखाई दे रही है? एट ए टाइम टोटल कितनी सरफेस दिखाई दे रही है? सर हमें एट ए टाइम टोटल 3 सरफेस दिखाई दे रही है। एक तो पहली सरफेस, पीएनजी के बारे में भी बात करूंगा, फिर दूसरी सरफेस और तीसरी सरफेस। जब भी हम किसी डाइस की फिगर को देखते हैं तो एट ए टाइम हमें कितनी सरफेस दिखाई देती है? सिर्फ 3 सरफेस दिखाई देती है। कितनी सरफेस दिखाई देती है? सिर्फ 3 सरफेस दिखाई देती है। अच्छा छिपी हुई कितनी सतह होती है? छिपी हुई कितनी सतह होती है? सर 3 सतह हमारी छिपी हुई होती है। अच्छा ये जो 3 सरफेस आपको दिखाई दे रही है ना, ये तीनों एक दूसरे की नेबर्स हैं। ये तीनों क्या है? ये तीनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं। और जो छिपी हुई सतह है ना, वो इन्हीं के विपरीत वाली सतह है। जैसे आपको 1 दिखाई दे रहा है लेकिन 1 के जो पीछे है वो नहीं दिखाई दे रहा। आपको 2 दिखाई दे रहा है लेकिन जो 2 के पीछे है वो नहीं दिखाई दे रहा। आपको 3 दिखाई दे रहा है लेकिन जो 3 के पीछे है वो नहीं दिखाई दे रहा। कहने का मतलब है जो 3 सतह दिखाई दे रही हैं और इनके जो विपरीत वाली सतह है वो सतह आपको दिखाई नहीं दे रही है। और इस पूरे चैप्टर में आपको यही करना है कि जो सरफेस छिपी हुई है, जो हिडन सरफेसेस है, उन्हीं सरफेसेस को आइडेंटिफाई करना। बस इस पूरे चैप्टर में आपका यही काम है कि आप इन छिपी हुई सतह को ढूंढ के निकालो। ठीक है, अच्छा हमारे एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से बनता है डाइस का? देखो हमारे एग्जाम में ना डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं डाइस के। पहला जो केस बनता है डाइस का, केस फर्स्ट, पहला केस बनता है डाइस का व्हेन ओनली वन फिगर इज गिवन, जब केवल एक फिगर दी जाएगी। व्हेन ओनली वन फिगर इज गिवन, जब डाइस की सिर्फ एक सिंगल फिगर दी जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है हमारे एग्जाम में व्हेन ओनली वन फिगर इज गिवन। डाइस की सिर्फ एक फिगर दी जाएगी और इस फिगर पे कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, जैसे कि 1 2 3। जैसे कि अभी आपने देखा, आपको यही तो 3 नंबर दिखाई दे रहे थे, 1 2 3, और बाकी के जो 3 नंबर है वो आपको दिखाई नहीं दे रहे। तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू हिडन सर्फेसेस, छिपी हुई सतहों को ढूंढ के निकालो। अच्छा एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मत समझना बेटा कि जब भी हमारे एग्जाम में डाइस का क्वेश्चन आएगा तो हमेशा वही वाला डाइस आएगा जिससे हम लूडो खेलते हैं। ये मत समझना कि जब भी आपके एग्जाम में डाइस का क्वेश्चन आएगा तो वो लूडो वाला डाइस ही पूछा जाएगा आपसे हमेशा। है, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आपकी गलत फहमी है। भैया जो जिससे हम लूडो खेलते हैं, है ना, उसपे 1 2 3 4 5 6 होता है। जिससे हम लूडो खेलते हैं उस पे क्या होता है? उस पे होता है 1 2 3 4 5 6। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 2 6। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमारे एग्जाम में हमेशा डाइस पे 1 2 3 4 5 6 ही अंक लिखे हों। हमारे डाइस में अल्फाबेट यूज हो सकते हैं, हमारे एग्जाम में अल्फाबेट यूज हो सकते हैं, लाइक, है ना, ABCDEF। और अल्फाबेट तो छोड़ो, हमारे एग्जाम में जो डाइस आएगा उसमें सिंबल्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे डॉलर, हैश, परसेंटेज, एक्सेट्रा। सिंबल्स भी यहाँ पर यूज किए जा सकते हैं। तो कहने का मतलब जरूरी नहीं है कि हमारे पेपर में जो डाइस आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि उस डाइस पे 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं अंकित हो। हम 6 की 6 सरफेस पे कुछ भी अंकित कर सकते हैं अपनी मर्जी से, कुछ भी, है ना। हम 6 की 6 सरफेस पे ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि 10 बना दी, इस पे 12 बना दी, इस पे 18 बना दिया। कोई भी, कोई भी, ये भी
आ सकता है क्वेश्चन, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, कोई भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकता है। तो सबसे पहला केस क्या बनता है, सबसे पहला केस बनता है वन फिगर क्वेश्चन, जब हमारे एग्जाम में डाइस की सिर्फ एक ही फिगर होगी। अच्छा, दूसरा केस बनता है टू फिगर क्वेश्चन। दूसरा केस बनता है टू फिगर क्वेश्चंस व्हेन देयर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। जब एक ही डाइस की दो अलग अलग स्थितियां हमें दिखाई जाती हैं। जैसे डाइस को पहली बार हमने देखा जैसे डाइस को पहली बार हमने देखा तो हमें दिखाई दिया 1 2 3। जब हमने डाइस को फर्स्ट टाइम देखा तो हमें दिखाई दिया 1 2 3। और इसी डाइस को जब मैंने दोबारा से देखा इसी डाइस को जब मैंने दोबारा से देखा, जैसे आपने पहली बार जब देखा था तो आपको क्या दिखाई दे रहा था, आपको 1 2 3 दिखाई दे रहा था ना। अब मैं आपको इसी डाइस को किसी और एंगल से दिखाता हूँ, देखना जरा। अब आपको कौन कौन से नंबर दिखाई दे रहे हैं, अब आपको कौन कौन से नंबर दिखाई दे रहे हैं सर? अब आपको दिखाई दे रहा है 6 2 और 1। अब आपको दिखाई दे रहा है 6 2 और 1। तो कहने का मतलब है डाइस को हम डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देख सकते हैं। जैसे कि अब आप देखना जरा, अब आपको कौन कौन से नंबर दिखाई दे रहे हैं सर? अब हमें दिखाई दे रहा है 5 3 और 4। 5 3 और 4 है ना, 5। तो जरूरी नहीं है कि हमारे एग्जाम में डाइस एक ही बार दिखाया जाएगा, हमें एक ही डाइस को दो बार दिखा सकते हैं, है ना। 5 3 और 4, 1 2 3। और अब देखना जरा, अब कौन कौन से नंबर दिखाई दे रहे हैं सर? अब हमें दिखाई दे रहा है 4। अब हमें दिखाई दे रहा है 4 6 और 5। अब हमें दिखाई दे रहा है 4 6 और 5। तो कहने का मतलब है ना, जरूरी नहीं है डाइस की सिर्फ एक फिगर हमारे सामने होगी, हमारे एग्जाम में डाइस की दो फिगर, यानी कि एक ही पासे को हम दो अलग अलग एंगल से दिखा सकते हैं। अच्छा ये बताओ टोटल कितने केस बनेंगे, सोच के बताओ, है ना। वन फिगर केस बन गया, टू फिगर केस बन गया। इसके बाद कौन सा केस बनेगा, जल्दी से सोच कर बताओ कि जो केस थर्ड होगा वो क्या होगा, है ना। केस थर्ड क्या होगा? पहला केस मैंने बताया आपको कि हमारे एग्जाम में वन फिगर क्वेश्चन आएगा। पहला केस हमने डिस्कस किया कि हमारे एग्जाम में डाइस की सिर्फ एक फिगर बनी होगी, एक से ज्यादा फिगर नहीं होंगी, सिर्फ एक ही बार डाइस दिखाया जाएगा आपको। दूसरा केस हमने डिस्कस किया जब हमारे एग्जाम में डाइस को हमें दो बार दिखाया जाएगा, यानी कि जब एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां हमें दी होंगी। ये सेकंड केस, ये फर्स्ट केस। सोच के बताओ केस थर्ड क्या बनेगा, केस थर्ड क्या बनेगा? एक बच्चा कह रहा है केस थर्ड बनेगा सर जब डाइस की तीन फिगर होंगी। इसका मतलब केस फोर क्या बनेगा, जब चार फिगर होंगी। केस फाइव क्या बनेगा, जब पांच फिगर होंगी। केस सिक्स क्या बनेगा, जब छह फिगर होंगी। इसका मतलब तो कभी केस खत्म ही नहीं होंगे। फिर तो इनफाइनाइट केस बनते चले जाएंगे, क्यों भाई? फिर तो हमारे केस खत्म ही नहीं होने। हाँ, फिर तो हमारे केस खत्म ही नहीं हो रहे। फिर तो वन फिगर क्वेश्चन, टू फिगर क्वेश्चन, थ्री फिगर क्वेश्चन, फोर फिगर क्वेश्चन, फाइव फिगर क्वेश्चन, सिक्स फिगर क्वेश्चन, सेवन फिगर क्वेश्चन, ये सारे केसेस बनते चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। केस थर्ड बनता है व्हेन मोर देन टू फिगर्स आर गिवन, जब दो से ज्यादा फिगर होंगी। अब चाहे दो से ज्यादा फिगर्स बेटा, चाहे दो से ज्यादा फिगर्स तीन फिगर हो, चार फिगर हो, पांच फिगर हो, छह फिगर हो, सात फिगर हो, इससे फर्क ही नहीं पड़ता। मोर देन टू फिगर्स वाले क्वेश्चन सारे के सारे केस थर्ड कैटेगरी के अंदर आते हैं। मोर देन टू फिगर वाले क्वेश्चन सारे के सारे केस थर्ड कैटेगरी के अंदर आते हैं। सोच के देखो केस फोर क्या बनेगा, चौथा केस क्या बनेगा? सोच कर देखो चौथा केस क्या बनेगा। सर मान लो पहला केस बन गया एक फिगर का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ गया, दूसरा केस बन गया कि दो फिगर का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ गया, तीसरा केस बन गया कि दो से ज्यादा फिगर हमारे एग्जाम में आ गए। तो सोच कर देखो फिर चौथा केस क्या बनेगा। सर चौथा केस बनेगा जब ये डाइस हमें ओपन फॉर्म में दिखाई देगा। जरूरी नहीं है कि बेटा डाइस हमेशा क्यूबिक फॉर्म में आए एग्जाम में, हमारे एग्जाम में डाइस ओपन फॉर्म में भी आ सकता है, लाइक दैट। तो ये तो डाइस की बेटा क्यूबिक फॉर्म होती है, ये तो डाइस की क्यूबिक फॉर्म होती है, ये डाइस की ओपन फिगर है। तो हमारे एग्जाम में डाइस बेटा ओपन फिगर में भी आ सकता है। ओपन फिगर का मतलब है कि जब हम इसको फोल्ड कर देंगे ना, तो बेटा इसको फोल्ड करने पर भी क्या बन जाएगा, इसको फोल्ड करने पर भी क्यूब बन जाएगा। क्या बन गया? इसको फोल्ड करने पर क्यूब बन गया। ठीक है। देखो ये जो फिगर है ना, इस फिगर को जब आप फोल्ड करोगे ना, तो ये फिगर भी फोल्ड होकर किसकी शेप लेगी, क्यूब की शेप लेगी। देखा, ये फिगर भी फोल्ड होकर क्यूब की शेप ले रही है।
मेरे पास जादू का पिटारा, चिंता मत करो, मैं आज जादू दिखाने आया हूँ तुम्हें। जैसे बचपन में स्कूल में जादू नहीं दिखाते थे, तरह तरह के वो निकाल के, फूल पत्ती काट के पेपर वाले तो वो जादू आज मैं दिखा रहा हूँ, है ना। जैसे कि ये ओपन फिगर है, इस फिगर को फोल्ड करोगे तो ये भी फिगर फोल्ड करके किसकी शेप लेगी, क्यूब की शेप ले लेगी। ये भी फोल्ड होके किसकी शेप ले लेगी, क्यूब की शेप ले लेगी। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे एग्जाम में जरूरी नहीं है कि डाइस क्यूबिक फॉर्म में ही मिलेगा। अगर क्यूबिक फॉर्म में मिलेगा तो वन फिगर, टू फिगर, मोर देन टू फिगर। लेकिन जो डाइस का क्वेश्चन है वो ओपन फिगर में भी आ सकता है एग्जाम में। हमें डाइस की ओपन फिगर भी मिल सकती है, जरूरी नहीं है कि क्यूबिक फॉर्म ही हमारे एग्जाम में आए। ठीक है, क्यूबिक फॉर्म ही आए हमारे एग्जाम में, जरूरी नहीं है, ओपन फिगर भी हमारे एग्जाम में आ सकती है। और एक फाइनल और लास्ट केस बनता है पांचवा केस। सोच के देखो पांचवा केस क्या बनेगा डाइस का। अब आप सोच के देखो पांचवा केस क्या बनेगा। पहला केस तो बन गया डाइस का बेटा क्यूबिक फॉर्म, क्यूबिक फॉर्म वाले क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे। दूसरा केस बन गया कि ओपन फिगर वाले क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे, है ना है ना है ना। दूसरा केस बन गया ओपन फिगर वाले क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे। सोच के देखो तीसरा केस क्या बनेगा, मतलब लास्ट वाला पांचवा केस क्या बनेगा, आखिरी केस क्या बनेगा। ये क्यूबिक फॉर्म हो गई, ये ओपन फॉर्म हो गई, आखिरी केस बनेगा जब हमारे एग्जाम में ना तो कोई क्यूबिक फॉर्म होगी, ना ही कोई ओपन फॉर्म होगी। ना कोई क्यूबिक फॉर्म, ना कोई ओपन फॉर्म, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज लिखी होगी, भाषा पर आधारित प्रश्न। क्या होगी, लैंग्वेज लिखी होगी, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज लिखी होगी, भाषा पे आधारित प्रश्न, है ना। बिल्कुल सही कहा आपने, नो फिगर क्वेश्चन, यानी कि जीरो फिगर क्वेश्चन। जीरो फिगर बेटा, ये जीरो फिगर बेटा वो वाला जीरो फिगर नहीं है जो तुम सोच रहे हो। ये जीरो फिगर किसी एक्ट्रेस का जीरो फिगर नहीं है। ये जो जीरो फिगर है ये डाइस का जीरो फिगर है ना। जीरो फिगर क्वेश्चन, थ्योरी वाले क्वेश्चन, बिल्कुल सही कहा एक बच्चे ने, थ्योरी वाले क्वेश्चन। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्जाम में जिसमें कोई डाइस की फॉर्म नहीं होती, ना कोई क्यूबिक ना ओपन, सिर्फ एक लैंग्वेज लिखी रहती है। ठीक है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, जीरो फिगर क्वेश्चन। ठीक है, ये किसी एक्ट्रेस का जीरो फिगर नहीं है, ये डाइस का जीरो फिगर है। समझ रहे हो। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मैं एक एक छोटी सी उम्मीद कर सकता हूँ कि आपके दिमाग में एक पिक्चर बन गई होगी कि हाँ, कि सर हमारे एग्जाम में जो डाइस का क्वेश्चन आएगा वो किस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। जरा उस पिक्चर को रिकॉल करो। सर या तो हमारे एग्जाम में डाइस की क्यूबिक फॉर्म आएगी, अगर हमारे एग्जाम में डाइस की क्यूबिक फॉर्म आएगी तो या तो वन फिगर क्वेश्चन हमारे एग्जाम में, या टू या मोर देन टू फिगर क्वेश्चन, है ना। या फिर हमारे एग्जाम में डाइस की ओपन फिगर आएगी, या फिर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ये वाले क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं। अच्छा, अब हम केस सेकंड को थोड़ा सा और इलोबरेट कर देते हैं। केस सेकंड को, ये जो टू फिगर क्वेश्चन है, थोड़ा सा ना इसको हमें डिस्कस करना पड़ेगा। देखो अभी ये चैप्टर शुरू नहीं हो रहा, आप लोग ये मत समझना कि डाइस चैप्टर शुरू हो चुका है। अभी तो सिर्फ मैं ट्रेलर दिखा रहा हूँ, ट्रेलर। जैसे कल पुष्पा 2 मूवी रिलीज हुई थी, झुकेगा नहीं साला। तो वो मूवी देखने से पहले आपने क्या देखा था, उस मूवी का ट्रेलर देखा था, है ना। वैसे ही ये ट्रेलर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो डाइस चैप्टर पढ़ने से पहले एक बार ट्रेलर देख लो कि डाइस चैप्टर के अंदर है क्या चीज। फिर इस चैप्टर को थोड़ी देर में शुरू करेंगे हम, है ना। चलिए साहब, तो टू फिगर क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा एलाबोरेट कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा टू फिगर क्वेश्चन में कि हमारे एग्जाम में दो फिगर का क्वेश्चन आएगा। और दो फिगर का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा, एक ही डाइस की दो अलग अलग स्थितियां हमें दिखाई जाएंगी। एक ही पासे को दो अलग अलग एंगल से दिखाया जाएगा। पहली बार हमने पासे को देखा, हमें दिखाई दिया एक दो तीन। दोबारा से हमने देखा तो हमें दिखाई दिया चार पाँच छह। अच्छा, जब एक ही बार एक ही पासे को मैंने दो अलग अलग एंगल से देखा है, एक ही पासे को मैंने दो बार देखा, तो यहाँ पर कितनी ऐसी सरफेस है जो कॉमन दिखाई दे रही है। सर यहाँ पर एक भी सरफेस कॉमन नहीं दिखाई दे रही। देर इज नो कॉमन। बताओ कुछ भी कॉमन दिखाई दे रहा है हमें। सर यहाँ पर एक भी सरफेस कॉमन नहीं है। यानी कि जो तीन सरफेस हमें पहले दिखी थी, इस बार जो तीन दिखी है वो बिल्कुल अलग दिखी है, टोटली डिफरेंट, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो क्या ये जरूरी है, क्या ये जरूरी है कि जब भी आप डाइस के दो फिगर देखोगे तो हमेशा दोनों फिगर में एक भी सरफेस कॉमन नहीं होगी? क्या ये जरूरी है? सोच कर देखो। क्या ये जरूरी है कि हर बार जब भी आप इसकी दूसरी फिगर देखोगे तो आपको चार पांच छह देखेगी? नहीं सर, ये जरूरी नहीं है। सर हो सकता है हमें सिर्फ एग्जैक्टली एक सरफेस कॉमन दिखने लग जाए, जैसे कि तीन यहाँ पे हमें हो सकता है एग्जैक्टली एक सरफेस कॉमन दिखाई देने लग जाए। आपने देखा, जब मैंने एक ही डाइस को दो बार देखा
तो एग्जैक्टली एक सरफेस यहाँ पे हमें कॉमन दिखाई दे रही है। देयर इज ओनली वन कॉमन, देयर इज ओनली वन कॉमन। ठीक है, जरूरी नहीं है कि डाइस को दो बार देखने पे कुछ भी कॉमन ना दिखाई दे, जरूरी नहीं है कि कुछ भी कॉमन ना हो। ये हमारी गलत फहमी है कि हर बार नो कॉमन मिलेंगी हमें दो फिगर में। सर हमें दो फिगर में वन कॉमन भी मिल सकती है। अच्छा, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है टू फिगर के अंदर, सोच कर देखना। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है टू फिगर के अंदर, सोच के देखो। सर टू फिगर क्वेश्चन में एक और चांस हो सकता है, टू फिगर क्वेश्चन में एक और संभावना बन सकती है। जैसे मैंने पहली बार डाइस को देखा तो मुझे 1 2 3 दिखाई दिया, पहली बार डाइस को देखा तो मैंने 1 2 3 देखा, दोबारा से इस डाइस को देखा तो मैंने 6 3 2 देखा। तो कहने का मतलब है जब एक ही पासे को मैंने दो अलग अलग एंगल से देखा तो मुझे इस बार कितनी सरफेस कॉमन दिखाई दे रही है? सर मुझे इस बार दो सरफेस कॉमन दिखाई दे रही है ना। मुझे कितनी सरफेस कॉमन दिखाई दे रही है? दो कॉमन दिखाई दे रही है। कितनी सरफेस कॉमन दिखाई दे रही है? दो सरफेस कॉमन दिखाई दे रही है। अब आप बताओ, जब भी आप डाइस को दो बार देखोगे, जब भी आप डाइस को दो बार देखोगे तो इन तीन केस के अलावा कुछ और केस बन सकता है? सर जब भी हम डाइस को दो बार देखेंगे या तो दोनों फिगर में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, या दोनों फिगर में एग्जैक्टली एक सरफेस कॉमन होगी, या दोनों फिगर में दो सरफेस कॉमन होंगी। इसके अलावा कोई और केस हो सकता है? बेटा ये जो दो सरफेस है ये कहीं भी हो सकती है, जरूरी नहीं है दो तीन यहाँ लिखा हो, दो तीन यहाँ भी हो सकता है, दो तीन यहाँ भी हो सकता है, दो तीन यहाँ भी हो सकता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तीन ऊपर है, नीचे, राइट, लेफ्ट, दो कहाँ पर है ना। ये मत सोचना कि सर दो और तीन को मैं, सर दो और तीन को मैं यहाँ भी तो लिख सकता हूँ, दो और तीन, या यहाँ भी तो लिख सकता हूँ, दो इधर तीन इधर। हाँ तुम दो इधर तीन इधर लिख सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम ये बताओ क्या इन तीन केस के अलावा कोई चौथा केस बन सकता है? एक बच्चा कह रहा है बन सकता है चौथा केस। सर ऐसा भी तो हो सकता है नो कॉमन, वन कॉमन, टू कॉमन के अलावा थ्री कॉमन हो। सर ऐसा भी तो हो सकता है जब भी डाइस को आप दो बार देख रहे हो तो दोनों बार देखने पर तीनों सरफेस कॉमन हो। है है सर पहली बार देखा तो हमें दिखाई दिया 1 2 3, पहली बार देखा तो हमें दिखाई दिया 1 2 3, और इसी डाइस को जब हमने दोबारा से देखा, इसी डाइस को हमने जब दोबारा से देखा तो फिर से हमें दिखाई देने लगा सर 1 2 3। सर ऐसा भी तो हो सकता है तीनों सरफेस कॉमन हो। बाबू अगर ये तीनों सरफेस कॉमन है ना तो बेसिकली ये टू फिगर क्वेश्चन नहीं है, ये ओनली वन फिगर क्वेश्चन है। दिस इज वन फिगर क्वेश्चन, दिस इज वन फिगर क्वेश्चन। ये टू फिगर क्वेश्चन है ही नहीं, ये वन फिगर क्वेश्चन है। बताओ ये दोनों एक दो तीन ऐसे लिखो, एक दो तीन ऐसे लिखो, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, तुम्हें कुछ नया ही देखने को नहीं मिला। तो ये टू फिगर क्वेश्चन नहीं कहलाएगा, ये वन फिगर क्वेश्चन ही कहलाएगा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब हाँ तब तो डाइस सेम हो जाएगा। बच्चे ने बिल्कुल सही पकड़ा कि अगर तीनों सरफेस कॉमन हो गई तो डाइस हमारा सेम हो गया ना, फिगर सेम हो गई, तो इसमें कोई फर्क ही नहीं है। तो ये टू फिगर क्वेश्चन नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा वन फिगर क्वेश्चन। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि जब भी एग्जाम में टू फिगर्स आएंगी, जब भी एग्जाम में टू फिगर्स हमारे सामने होंगी, जब भी एग्जाम में टू फिगर्स हमारे सामने होंगी, उन दोनों फिगर के अंदर या तो हमें कुछ भी कॉमन दिखाई नहीं देगा, है ना, या फिर दोनों फिगर में एग्जैक्टली एक सरफेस हमें कॉमन दिखाई देगी, या फिर दोनों फिगर में एग्जैक्टली कितनी सरफेस कॉमन दिखाई देंगी? हमें दो सरफेस कॉमन दिखाई देंगी। बस ये तीन केसेस बनेंगे टू फिगर के अंदर, इन तीन के अलावा चौथा कोई केस नहीं बन सकता। अब इस पूरे पिक्चर को ना, इस पूरे चैप्टर को थोड़ा सा क्विक रिवाइज कर लेते हैं, जल्दी से फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं इस पूरे चैप्टर में क्या होने वाला है, हम क्या चीज पढ़ने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। सर इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं डाइस की क्यूबिक फॉर्म। क्यूबिक फॉर्म के अंदर तीन क्वेश्चन बनते हैं, वन फिगर क्वेश्चन, वन फिगर क्वेश्चन, टू फिगर क्वेश्चन और मोर देन टू फिगर क्वेश्चन। क्यूबिक फॉर्म के अंदर कितने क्वेश्चन बनते हैं? तीन, वन फिगर, टू फिगर, मोर देन टू फिगर। अच्छा टू फिगर के अंदर भी कितने केस बन गए? टू फिगर के अंदर भी तीन केस बन गए, या तो दोनों फिगर में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, या दोनों फिगर में एग्जैक्टली एक सरफेस कॉमन होगी, या दोनों फिगर में दो सरफेस कॉमन होंगी। चौथा केस बनता है बेटा ओपन फिगर क्वेश्चन, पांचवा केस बनता है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। बस डाइस चैप्टर खत्म, खत्म हो गया डाइस चैप्टर। बेटा कैसा लगा पढ़ के डाइस चैप्टर, मजा आ गया? क्यों भाई, डाइस चैप्टर पढ़ के मजा आया कि नहीं आया? ये बताओ, डाइस चैप्टर पढ़ के अल्टीमेट आनंद आया कि नहीं आया आप लोगों को? हैं? चाहो तो आप बेटा इस चीज को नोट कर सकते हो फटाफट से, एक क्विक रिवीजन हो जाएगा डाइस का।
5 नंबर, लैंग्वेज में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे? अरे पूरा चैप्टर खत्म हो गया यार, तुम क्या बात कर रहे हो? 2 फिगर से ज्यादा अगर डाइस नहीं दिखाई देगा तब मोर देन 2 का मतलब क्या है? अबे यार, मोर देन 2 फिगर का मतलब है हमारे एग्जाम में डाइस की 3 फिगर भी आ सकती हैं, हमारे एग्जाम में डाइस की 4 फिगर भी आ सकती हैं, 5 भी आ सकती हैं, 6 भी आ सकती हैं। वेन डायग्राम की प्रैक्टिस सेट बेटा नोट सेक्शन में अपलोड होगी, वहां से प्रैक्टिस कर लो। वेब पे नहीं है तो बना तो मैसेज भेज दो ना वहां पे, है। तो डाइस चैप्टर को पढ़ के आप लोगों को मजा आ गया, ये चीजें आपने नोट डाउन कर ली। ये पूरा का पूरा डाइस चैप्टर है, 1 फिगर, 2 फिगर, 3 फिगर, 4 फिगर, 5 फिगर, सॉरी 1 फिगर, 2 फिगर, मोर देन 2 फिगर, ओपन फिगर, लैंग्वेज बेस्ड। 2 फिगर के अंदर भी नो कॉमन, 1 कॉमन, 2 कॉमन, और ये डाइस पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। ये पूरा का पूरा डाइस चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सिंगल पेज ने पूरा डाइस चैप्टर कंप्लीट कर दिया हमारा। चलिए साहब, तो अब मैं आप लोगों को एक चीज और बताता हूँ बेटा, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले। आप लोगों ने एक वर्ड कभी सुना हो या ना सुना हो, एक वर्ड यूज होता है डाइस में, एक टर्म्स यूज होती है डाइस में, स्टैंडर्डाइज। ठीक है, स्टैंडर्डाइज एक टर्म यूज होती है इस चैप्टर के अंदर, स्टैंडर्डाइज, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं मानक पासा। एक टर्म यूज होती है डाइस में, स्टैंडर्डाइज, जिसको हिंदी में बोलते हैं मानक पासा। ठीक है, मानक पासा जो वर्ड यूज होता है ना, मानक पासा जो वर्ड यूज होता है, वो वर्ड यूज होता है सिर्फ और सिर्फ उस डाइस के लिए जिससे हम लूडो खेलते हैं। मानक पासा जो वर्ड यूज होता है सिर्फ उस पासे के लिए यूज होता है जिससे हम लूडो, आपने लूडो जिस पासे से खेला होगा ना, सिर्फ मानक पासा वही पासा है ना, जिससे हम लूडो खेलते हैं। अच्छा, उस पासे की खास बात क्या होती है जिससे हम लूडो खेलते हैं? उस पासे की, उस डाइस की खास बात ये होती है, आप ध्यान से देखना बेटा उस डाइस को, जहां पे 1 डॉट होती है ना, 1, जब आप 1 डॉट के पीछे देखोगे ना, तो आपको एग्जैक्टली ना 6 डॉट्स दिखाई देंगी। कितनी डॉट्स दिखाई देंगी? 6 डॉट्स दिखाई देंगी। आप ध्यान से देखना बेटा, जिस अगर आपके घर में लूडो हो तो एक बार डाइस को निकाल लो और चेक करो क्या मैं जो बता रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। जहां पे 2 डॉट्स है, जब आप 2 डॉट्स के पीछे देखोगे तो आपको डेफिनेटली 5 डॉट्स दिखाई देंगी। और जहां पे 3 डॉट्स बनी है, जब आप 3 डॉट्स के पीछे देखोगे तो आपको कितनी डॉट्स दिखाई देंगी? 4 डॉट्स दिखाई देंगी। एग्जैक्टली जिससे हम लूडो खेलते हैं, उस डाइस में क्या होता है, 1 और 6 अपोजिट है, 2 और 5 अपोजिट है, 3 और 4 अपोजिट है। कहने का मतलब है हर दो अपोजिट सरफेस का जो सम है, 1+6, 2+5 एंड 3+4, हर दो अपोजिट सरफेस का जो सम है बाबू, वो कितना है? हर दो अपोजिट सरफेस का जो सम है वो, हर दो अपोजिट सरफेस का सम कितना है? 7 है। हर दो, है ना, हर दो अपोजिट सरफेस का सम कितना है? 1+6 7, 2+5 7, 3+4 7 है। हर दो अपोजिट सरफेस का सम 7 है। और इसी डाइस को बेटा स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा कहते हैं। तो मानक पासा क्या होता है, प्रैक्टिकली समझ आ गया मानक पासा क्या होता है ना। लैंग्वेज लिखनी है, इफ, लैंग्वेज लिख लो, इफ एवरी टू अपोजिट, if every two opposite surfaces sum is equal to 7, if every two opposite surfaces sum is equal to 7, then the dice is called, then the dice is called a, then the dice is called a standard dice. If every two opposite surfaces sum is equal to 7, then the dice is called a standard dice. हिंदी में लिखो बेटा इस परिभाषा को, यदि प्रत्येक दो, यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 है, यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 है, यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का एक 7 है, तब उस पासे को मानक पासा कहते हैं। यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 है, यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 है, तब उस पासे को, तब उस पासे को मानक पासा कहते हैं। यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 हो, तब उस पासे को मानक पासा कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो, एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो, वो पासा जिसमें एक के पीछे क्या होगा? 6, 2 के पीछे 5, 5 के पीछे 2, 3 के पीछे 4, 4 के पीछे 3, है ना। यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 है, तब उस पासे को मानक पासा कहते हैं। अब आप लोग पता है क्या सोच रहे होगे? अब आप लोग सोच रहे होगे, है ना,
हाँ जी। तो यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 है तब उस पासे को मानक पासा कहते हैं। समझ रहे हो? तो मानक पासा वो पासा होता है जिसमें एक के पीछे 6 हो, दो के पीछे 5 हो, तीन के पीछे 4 हो। अब तुम्हारे माइंड में एक छोटा सा डाउट क्रिएट होता है। पता है डाउट क्या क्रिएट होता है? डाउट ये क्रिएट होता है, सर ये वाला डाइस कौन सा डाइस होगा? क्योंकि इस पासे में तो हर दो विपरीत सतहों के का सम तो 7 हो नहीं सकता। सर ये वाला कौन सा डाइस होगा? सर इस डाइस में हर दो विपरीत सतहों का योग तो 7 हो नहीं सकता। या फिर सर गलती से मान लो एक ऐसा पासा है, गलती से एक ऐसा डाइस है जिसमें जिसमें एक के पीछे 6 की जगह एक के पीछे 5 है ना? जिसमें एक के पीछे 5 है। गलती से एक ऐसा पासा है जिसमें दो के पीछे 6 है। समझ रहे हो? तीन के पीछे भले ही 4 है लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं है। मान लो एक ऐसा पासा है मिसप्रिंट हो गया। मिसप्रिंट हो गया भाई, प्रिंटिंग मिस्टेक तो कहीं भी हो सकती है भाई। हमें नंबर सी तो बनाने हैं। मान लो किसी ने एक के पीछे 5 लिख दिया, तीन के पीछे 4 लिख दिया, दो के पीछे 6 लिख दिया, तो फिर इस पासे को क्या नाम दोगे? तो इस पासे को क्या नाम दोगे? हैं? हाँ जी। बेटा जो है वो एसएससी प्रथम बैच है। एसएससी के सारे एग्जाम्स कवर करेगा, जितने भी मल्टीपल एग्जाम्स है, एसएससी, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस, यूपीएससी। बैंकिंग की बात रही तो बैंकिंग की जो बात है बेटा वो बीओडी से कवर हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो कंप्लीट रीजनिंग बीओडी से कवर हो जाएगी बैंकिंग की। ठीक है। बैंकिंग में 19 ही चैप्टर होते हैं, ज्यादा टॉपिक नहीं होते हैं। और बैंकिंग में, जबकि एसएससी में हम 46 चैप्टर पढ़ते हैं, बैंकिंग में सिर्फ 19 चैप्टर ही पढ़ते हैं। हाँ, तो मैं आपसे कह रहा था कि अगर एक ऐसा पासा है, अगर एक ऐसा पासा है कि जिसमें जिसमें हर दो विपरीत सतह को योग 7 नहीं है, तो उस पासे को क्या नाम दोगे? उसको भी तो कोई ना कोई एक नाम देना पड़ेगा। तो बेटा जो पासा मानक नहीं होते उन पासे को हम नाम देते हैं जनरल डाइस। क्या नाम देते हैं? जनरल डाइस, यानी कि साधारण पासा, यानी कि साधारण पासा। समझ रहे हो? अगर हमारा पासा मानक नहीं है तो उसका कोई नाम तो होगा। जैसे मान लो एक डाइस है जिसपे सिंबल्स बने हुए हैं, जिसपे क्या बने हुए हैं? सिंबल्स बने हुए हैं। अब ये स्टैंडर्डाइज तो है नहीं। अगर ये स्टैंडर्डाइज नहीं है तो कौन सा डाइस है? सर ये जनरल डाइस है ना? एक डाइस है जिसपे अल्फाबेट बने हुए हैं, एक डाइस है हमारा जिसपे अल्फाबेट बने हुए हैं। अगर अल्फाबेट बने हुए हैं तो ये स्टैंडर्डाइज तो कभी बन ही नहीं सकता। तो ये डाइस क्या है? ये जनरल डाइस है। तो फटाफट से लिखो बेटा डेफिनेशन, जनरल डाइस की डेफिनेशन फटाफट से लिखो। जनरल डाइस हेडिंग डालो, जनरल डाइस, और इसकी डेफिनेशन लिखो। जनरल डाइस की डेफिनेशन लिखो, और डेफिनेशन क्या बनती है, इसकी परिभाषा क्या बनती है? इफ द डाइस इज नॉट स्टैंडर्ड, इफ द डाइस इज नॉट स्टैंडर्ड, if the dice is not standard, then it is called a general dice. If the dice is not standard, if the dice is not standard, then it is called a general dice. यदि 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 लिखो, हिंदी में लिखो बेटा, यदि हमारा पासा मानक नहीं है, यदि हमारा पासा मानक नहीं है तब यह एक साधारण पासा कहलाता है। यदि हमारा पासा मानक नहीं है, यदि हमारा पासा मानक नहीं है तब यह एक साधारण पासा कहलाता है। यदि हमारा पासा, स्पेशल बैंकिंग की टीम बेटा करियर बिल एप्लीकेशन पर अलग है। अगर आप टोटली स्पेशली बैंकिंग को ही टारगेट कर रहे हो, उसके अलावा कुछ टारगेट नहीं कर रहे हो, है ना, तो आप स्पेशल बैंकिंग की टीम सत्येंद्र एंड टीम को फॉलो कर सकते हो। ठीक है। अगर आपको बैंकिंग के अलावा, ये जो स्पेशल बैचेस होते हैं ये किसी एक एग्जाम के लिए नहीं होते, ये मल्टीपल एग्जाम्स के लिए होते हैं, है ना? दुनिया के जितने भी एग्जाम्स ना, हर एग्जाम की रीजनिंग इस बैच में पढ़ाई जा रही है आपको। ये केवल एक एग्जाम को टारगेट नहीं कर रहे, ये मल्टीपल एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी। तो यदि हमारा पासा मानक नहीं है तब वह एक साधारण पासा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मानक और साधारण पासे में अंतर समझ आ गया होगा कि स्टैंडर्डाइज क्या होते हैं, जनरलाइज क्या होते हैं। आपको अंतर समझ आ गया कि नहीं आ गया है? मैं टेस्ट ले लूं, एक छोटा सा टेस्ट ले लूं आप लोगों का, अगर आपको अंतर समझ आया है तो? है क्यों भाई? एक छोटा सा टेस्ट लूं आप लोगों का? चलिए मैं टेस्ट लेता हूं। अगर आपको अंतर समझ आया है स्टैंडर्ड और जनरलाइज में तो एक छोटा सा टेस्ट आप लोगों का ले लेता हूं। मैं यहाँ पर कुछ डाइसेस बना रहा हूँ। ठीक है। हाँ जी, यहाँ पर कुछ डाइस बना रहा हूँ, आप आइडेंटिफाई करना, है ना? यहाँ पर कुछ डाइस है,
आप आइडेंटिफाई करना इनमें से कितने जनरल डाइस हैं और कितने स्टैंडर्ड डाइस हैं। एट द रेट डॉलर एट द रेट हैश, है ना, ACE, है ना, 1 2 6, 1 2 5, 1 3 4, है ना, 2 4 6, 1 3 5, 1 2 3, 4 5 6। चलिए साहब, ये सारे फिगर्स मैंने आपके सामने बनाए हैं और मैं देखना चाह रहा हूं, चलो एक और बना लो, पूरे 10 फिगर ही बना लो। और मैं जानना चाह रहा हूं कि आपको मानक पासे और साधारण पासे में अंतर समझ आया कि नहीं है। व्हाट इज स्टैंडर्डाइज एंड व्हाट इज जनरलाइज, आपको जानते हो कि नहीं जानते स्टैंडर्ड और जनरलाइज के बारे में। चलिए साहब, तो मैं ही देखना चाहता हूं कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि व्हाट आर द स्टैंडर्डाइजेस एंड व्हाट आर द जनरलाइजेस। कैसे ये चेक करोगे इनमें से जनरलाइज कितने हैं, इनमें से स्टैंडर्डाइज कितने हैं। जल्दी से चेक करके मुझे बताओ फटाफट से, कितने तेज हो आप, मैं चेक करना चाहता हूँ, है ना। अच्छा, आप लोग अगर ये फिगर नहीं बना, बहुत सारे बच्चे ये डाइस की फिगर नहीं बना पा रहे, तो बेटा अगर आप ये फिगर नहीं बना पा रहे हो ना, तो इसकी जगह आप वाई बना सकते हो। वाई बना सकते हो, ये भी एक डाइस है, जैसे 2 4 6, सर 2 4 6। तो बेटा इसकी जगह ये वाई बना के भी काम चला सकते हो, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को ये फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी ने बिल्कुल सही कहा कि सर ये स्टैंडर्डाइज तो हो ही नहीं सकता, ये तो एक जनरल डाइस है सिंपल। सर ये स्टैंडर्ड कभी बन ही नहीं सकता, ये जनरल डाइस है सिंपल, है ना। भाई ये मानक पासा कैसे बनेंगे, उनमें तो 1 2 3 4 5 6 होना चाहिए ना। ये बताओ क्या ये कभी स्टैंडर्डाइज बन सकता है। सर ये कभी स्टैंडर्डाइज बन ही नहीं सकता, क्योंकि 1 और 6 दोनों को एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए। भाई स्टैंडर्डाइज में 1 के अपोजिट 6 होगा, 2 के अपोजिट 5 होगा, 3 के अपोजिट 4 होगा। क्या यहाँ पर 1 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते, क्योंकि 1 और 6 तो एक साथ है। डाइस में जो नेबर सरफेस होती है वो अपोजिट तो हो नहीं सकती। तो जब 1 और 6 एक साथ है तो ये कभी स्टैंडर्ड कभी नहीं बन सकता। तो जब स्टैंडर्ड नहीं बन सकता तो 100% जनरल है। सर स्टैंडर्ड डाइस में 1 के पीछे 6 होना चाहिए, हो सकता है 6, और 2 के पीछे 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 2 के साथ है 5। तो जब 2 और 5 एक साथ है तो ये कभी स्टैंडर्ड नहीं हो सकता, ये 100% क्या है, ये जनरल डाइस है। सर स्टैंडर्ड डाइस में 1 के अपोजिट 6 होता है, हो सकता है 2 के अपोजिट 5 हो, पता नहीं 3 4। सर 3 के अपोजिट 4 होना चाहिए स्टैंडर्ड डाइस में, जबकि यहाँ पे तो 3 4 एक साथ है। तो मैं 100% कह सकता हूं, डेफिनेटली कह सकता हूं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पांचों के पांचों जनरल डाइस है। ये बताओ पहले 5 पासे जनरल डाइस है, किसी को कोई शक, किसी को कोई तकलीफ? पहले के 5 है ना, पहले के जो 5 पासे हैं ये पांचों की पांचों साधारण पासे हैं। ये भी साधारण पासा, ये भी साधारण पासा। इसमें 1 और 6 एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते, इसमें 2 और 5 एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते, इसमें 3 और 4 एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। अब बात करते हैं सर इस वाले पासे की, छठे पासे की, 2 4 6। सर 2 के पीछे 5, 4 के पीछे 3, 6 के पीछे 1 हो सकता है। मेरे भाई ध्यान से सुनना, मेरे भाई ध्यान से सुनना। 2 के पीछे 5, 4 के पीछे 3, 6 के पीछे 1 हो सकता है, कन्फर्म नहीं है। तुम कोई जादूगर ओपी शर्मा नहीं हो कि तुम 2 के पीछे झांक के देख लो 2 के पीछे 5 है। सर 4 के नीचे क्या है, 3 है। सर 6 के पीछे क्या है, 6 के पीछे 1 है। तुम कोई जादूगर ओपी शर्मा नहीं हो। अबे तुम्हें क्या पता कि 2 के पीछे कंफर्म 5 है, 4 के पीछे कंफर्म 3 है। मान लो 2 के पीछे 5 है, मैंने कहा 2 के पीछे 5 है, लेकिन 4 के पीछे 1 हो तो, 6 के पीछे 3 हो तो,
तो तुम 100% यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि ये स्टैंडर्डाइज है? अबे मेरे दोस्त, ये स्टैंडर्डाइज भी हो सकता है और जनरलाइज भी हो सकता है। तुम कंफर्म आंसर दे ही नहीं सकते कि ये 100% स्टैंडर्ड है। ये कुछ भी हो सकता है, ये मानक भी हो सकता है, साधारण भी हो सकता है। तुमने क्या बाकी के 3 सरफेस देख लिए? बेटा स्टैंडर्डाइज जब तक डिफाइन नहीं होगा कि ये स्टैंडर्ड है, जब तक आपको ये ना पता चल जाए कि एक के पीछे 6 है, दो के पीछे 5 है और तीन के पीछे 4 है, जब तक आप ये कंफर्म नहीं हो तब तक आप डिफाइन नहीं कर सकते कि ये स्टैंडर्ड है या जनरल। सर हमें क्या पता कि ये स्टैंडर्ड है या जनरल? सर ये स्टैंडर्ड भी हो सकता है, सर ये जनरल भी हो सकता है। सर हमें क्या पता कि ये स्टैंडर्ड है या जनरल? ये स्टैंडर्ड भी हो सकता है और सर ये जनरल भी हो सकता है। मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तुम्हें? है, देखना जरा इस डाइस को ध्यान से देखना, आपको कौन कौन सी सरफेस दिखाई दे रही है। सर आपको 1 दिखाई दे रहा है, आपको 2 दिखाई दे रहा है, आपको 3 दिखाई दे रहा है, आपको 1 2 3 दिखाई दे रहा है। तो तुम्हारे हिसाब से तो ये स्टैंडर्डाइज हो गया भैया, तुम्हारे हिसाब से तो ये मानक पासा हो गया ना। तुम्हारे हिसाब से तो मानक पासा हो गया, क्योंकि सर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। लेकिन मानक पासा में एक के पीछे क्या होता है? 6। जरा देखना, क्या एक के पीछे 6 है? सर एक के पीछे तो 4 है। तो कैसे मानक पासा हो गया ये? सिर्फ 1 2 3 से मानक पासा डिफाइन नहीं हो सकता। समझ रहे हो? मानक पासा होने के लिए एक के पीछे 6, दो के पीछे 5 और तीन के पीछे 4 का होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो इसीलिए ये जो डाइस है ये स्टैंडर्ड और जनरल दोनों हो सकते हैं, कंफर्म नहीं कह सकते। ये डाइस स्टैंडर्ड जनरल दोनों हो सकते हैं। देखो ये कंफर्म जनरल है, ये कभी स्टैंडर्ड नहीं हो सकते। लेकिन जो नीचे वाले डाइस हैं उनकी श्योरिटी नहीं है, वो डिफाइन नहीं किए जा सकते। वो डिफाइन नहीं किए जा सकते। ये स्टैंडर्ड जनरल दोनों हो सकता है, 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 ये स्टैंडर्ड जनरल दोनों हो सकता है। तो ये डिफाइन नहीं किए जा सकते। अब आपके कुछ दिमाग के तार हिले कि नहीं हिले? अक्सर हम इस वाले क्वेश्चन को देख के बता देते कि ये मानक पासा है, जबकि ये मानक पासा नहीं है। हमें क्या पता कि मानक है कि साधारण है? हमें बताओ तो सही सर, एक के पीछे 6 है, दो के पीछे 5 है, तीन के पीछे 4, तभी तो हम कहेंगे ये एक मानक पासा है। ऐसे कैसे कह दोगे मानक पासा है? ऐसे कैसे कह दोगे मानक पासा है? और इसी बात पर हम सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं केस फर्स्ट। और जो पहला केस है वो ओनली वन फिगर क्वेश्चन। पहला जो केस है वो केस है व्हेन ओनली वन फिगर इज गिवन, है ना? व्हेन ओनली वन फिगर इज गिवन। तो आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए मेरे भाई। डाइस की एक फिगर बनाओ, सिर्फ एक फिगर, और पहले पे लिखा 1, दूसरे पे लिखा 2, तीसरे पे लिखा 3। और हमसे पूछा है अपोजिट टू, हमसे पूछा है अपोजिट टू वन, अपोजिट टू वन। लेकिन है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि पासे की 6 अलग अलग सतहों पर एक से लेके 6 संख्या अंकित है। यदि पासे की 6 अलग अलग सतहों पर 1 से लेके 6 संख्या अंकित है, तब एक के विपरीत कौन सी सतह होगी? तब एक के विपरीत कौन सी सतह होगी? देन फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू वन। यदि यदि पासे की 6 अलग अलग सतहों पर 1 से लेके 6 संख्या अंकित है, तब एक के विपरीत कौन सी संख्या होगी? अब ये क्वेश्चन एग्जाम में कंप्लीटली कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है बेटा। जो डाइस चैप्टर है ना, इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस है ना वो कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है। बेसिकली ऑप्शंस पे ज्यादा डिपेंड करेंगे कि हमारे एग्जाम में 4 विकल्प क्या दिए हुए हैं। हमारे एग्जाम में 4 विकल्प क्या दिए हुए हैं, है ना? हमारा आंसर उस पर निर्भर करेगा, है ना? हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। चारों में से बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? चारों में से बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, हमें बेसिकली वो चूज करना है। हमारे एग्जाम में जो 4 विकल्प दिए होंगे, हमें चारों में से कौन सा ऑप्शन छांटना है? बेस्ट ऑप्शन छांटना है, बेस्ट ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन कंप्लीटली क्या होगा? ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में कंप्लीटली क्या होगा? कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट होगा, कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट। हाँ जी, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर हम ऑप्शन के हिसाब से दे सकते हैं। देखो, अब ये बताओ 1 2 3
तुम जादूगर कोई ओपी शर्मा तो हो नहीं जो तुम झांक लो कि भैया एक के पीछे क्या है, तुम्हें क्या पता एक के पीछे क्या है। सर एक के पीछे चार भी हो सकता है, एक के पीछे पांच भी हो सकता है, एक के पीछे छह भी हो सकता है। हम कैसे डिफाइन करें? तो बेटा जो वन फिगर वाले क्वेश्चन है ना वो सॉल्व नहीं होते हैं। ये जो तीन संख्या है ना, ये तीनों संख्या हमेशा एक साथ रहेंगी। ये तीनों संख्या हमेशा एक साथ रहेंगी और इन तीनों संख्याओं के विपरीत बाकी की जो तीन संख्या बच रही हैं, बाकी की जो तीन संख्या बच रही हैं उनके आने की संभावना है। बाकी की तीन संख्या कौन सी बच रही है? चार पांच छह। तो हमसे पूछा फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू वन। तो भैया एक के पीछे चार भी हो सकता है, एक के पीछे पांच भी हो सकता है और एक के पीछे छह भी हो सकता है। एक के पीछे चार पांच छह में से कुछ भी हो सकता है, हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो बेटा एक के पीछे चार भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, छह भी हो सकता है, तो ऑप्शन डी इज द बेस्ट ऑप्शन। एक के पीछे चार पांच छह में से कुछ भी हो सकता है, दो के पीछे चार पांच छह में से कुछ भी हो सकता है, तीन के पीछे चार पांच छह में से कुछ भी हो सकता है। अच्छा अगर पूछा जाए चार के पीछे क्या है, तो चार के पीछे एक दो तीन में से कुछ भी हो सकता है, पांच के पीछे एक दो तीन में से कुछ भी हो सकता है, छह के पीछे एक दो तीन में से कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हो मेरे भाई? तो बेटा यहाँ पे चार पांच छह कैन नॉट बी डिटरमाइन, यहाँ पे इधर फोर फाइव और सिक्स आएगा। यहाँ पर इन चारों में से जो बेस्ट ऑप्शन है वो ये है। सर हम डिफाइन नहीं कर सकते, चार आएगा पांच आएगा छह आएगा तो कैन नॉट बी डिटरमाइन। सर हम डिफाइन नहीं कर सकते कि पक्का छह आएगा, देखो दो और तीन तो आ नहीं सकते, एक के पीछे कभी भी दो और तीन नहीं आ सकते, एक के पीछे कभी भी दो और तीन नहीं आ सकते। समझ रहे हो? एक के पीछे कभी दो और तीन नहीं आ सकते, एक के पीछे या तो चार आएगा या पांच आएगा या छह आएगा। तो छह आएगा, ये पॉसिबिलिटी है, दिस इज ओनली अ पॉसिबिलिटी, संभावना। तो इसीलिए यहां पर जो ऑप्शन चूज होगा वो कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा। सर एक के पीछे कभी एक नहीं आएगा, दो नहीं आएगा, तीन नहीं आएगा, ये पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे हमारी मजबूरी है, यहाँ पर हमारी मजबूरी है पॉसिबिलिटी को चूज करना। सर एक के पीछे कभी दो नहीं आएगा, एक के पीछे दो नहीं आएगा, चार पांच छह में से कोई एक आएगा। अब एग्जामिनर चाह रहा है, अब एग्जामिनर चाह रहा है कि इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज करो। इसका मतलब एग्जामिनर कोई एक ऑप्शन चूज करवाना चाह रहा है, और कोई एक ऑप्शन तब चूज होगा जब हम इस डाइस को क्या मान ले? मानक पासा। जब हम इस डाइस को क्या मान ले? मानक पासा। तो अब हम ये मान लेते हैं कि ये जो पासा है हमारा, ये जो पासा है कि ये मानक पासा है, और अगर ये मानक पासा है तो एक के पीछे क्या है? छह। तो इस प्रश्न के उत्तर एग्जाम में दिए गए ऑप्शंस पे डिपेंड करेंगे, एग्जाम में क्या विकल्प दिए गए हैं उसी के आधार पे हम प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। अगर मान लो ये वाले चार ऑप्शन होते तो यहां पर हम चार को चूज करते, क्योंकि एक के पीछे एक दो तीन तो हो नहीं सकता। तो ये क्वेश्चन कंप्लीटली एग्जाम में ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा। अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन हमारा आंसर बार बार बदलता रहेगा, अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शंस। तो मैं उम्मीद करता हूं ऑप्शंस को कैसे चूज करना है आपको बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा, कि कैसे आपको विकल्पों का चयन करना है। भैया विकल्प का चयन कैसे करोगे, समझ गए ना? अब तुम्हारे मन में कोई दुविधा तो नहीं है सर अगर मान लो ये वाले चार कॉम्बिनेशन हो तो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? क्योंकि मैंने सारे कॉम्बिनेशन यहां पे लिख दिए, सारे कैन नॉट बी डिटरमाइन के साथ चार पांच छह लिख दिया, तो चार पांच छह आएगा, वरना कैन नॉट बी डिटरमाइन आएगा, और वरना जो भी एक ऑप्शन प्रेजेंट होगा वो ऑप्शन हम चूज कर लेंगे। हाँ जी। तो किसी भी कॉम्बिनेशन में कोई डाउट आपको नहीं होगा, मेरी कृपा से है, मतलब मेरी नहीं, प्रभु की कृपा से। क्यों भाई? चलिए साहब, एक और फिगर है, एक दो तीन। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू फोर। अच्छा ये बाय डिफॉल्ट तुम्हें पहले से मेंशन है कि पासे पर एक से लेके छह तक की संख्याएं अंकित है। ये पहले से मेंशन है कि पासे पर एक से लेके छह तक की संख्याएं अलग अलग सतहों पे अंकित है। देन चार के विपरीत कौन सी संख्या होगी? फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू फोर। ठीक है, ऑप्शंस आर इधर फाइव और सिक्स, इधर वन और टू, इधर टू और, है ना, इधर वन और टू, इधर वन और फाइव, इधर टू और सिक्स, इधर टू और सिक्स। तो बेटा चार जो विकल्प है ना वही विकल्प डिफाइन करते हैं कि हमें कौन सा बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। जो चार ऑप्शन है ना,
हाँ जी, चलिए साहब। तो वन फिगर जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीटली ऑप्शंस बेस्ड प्रश्न होते हैं। वन फिगर क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट होते हैं। सर यहाँ पर ये जो 3 नंबर है ये हमेशा एक साथ रहेंगे। इन तीनों के विपरीत क्या होगा सर, बाकी के जो 3 नंबर रह गए, बाकी के 3 नंबर क्या रह गए, 4 5 6। हमसे पूछा फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 4, तो बाबू 4 के पीछे क्या होगा, 4 के पीछे सर 1 2 3 में से कुछ भी आ सकता है। सर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। 4 के पीछे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। 4 के पीछे 1 2 3 में से कुछ भी आ सकता है, लेकिन 4 के पीछे कभी भी 5 नहीं आ सकता। 4 के पीछे कभी भी 5 या 6 नहीं आ सकते, क्यों? क्योंकि 5 या 6 तो 4 के साथ दे रखे हैं। तो ऑप्शन बी, अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द बेस्ट ऑप्शन। इसमें तो नो डाउट कैन नॉट बी डिटरमाइन आएगा, इसमें भी नो डाउट कैन नॉट बी डिटरमाइन आएगा। समझ रहे हो? तो 4 के पीछे सर 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 4 खुद नहीं होगा। फर्स्ट, सर 4 के नीचे 5 नहीं होगा कभी, लेकिन 4 के पीछे 1 2 3 में से कुछ भी आ सकता है। और अगर 1 2 3 में से कुछ भी आ सकता है 4 के पीछे, तो यहां पर हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? यहां पर हम ये मान लेंगे कि भैया ये मानक पासा है, तो भैया 4 के पीछे क्या है, 4 के पीछे 3 है। यहां पर हम मान लेंगे कि ये एक मानक पासा है, तो मानक पासा मान के 4 के पीछे क्या कर देंगे, 4 के पीछे 3 कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे कंफर्म आंसर हम नहीं दे पा रहे, यहां पर कंफर्म आंसर नहीं दे पा रहे, तो मानक पासा मान के इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कोई किसी को डाउट नहीं होगा। तो जो वन फिगर क्वेश्चन होते हैं ना, वो एग्जाम में कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट होते हैं। वन फिगर क्वेश्चन एग्जाम में कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट होते हैं, कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 6। 6 के विपरीत सतह ज्ञात करो। 6 के विपरीत सतह ज्ञात करो। 6 के विपरीत क्या है? 6 के विपरीत 1 है, 6 के विपरीत 2 है, 6 के विपरीत 1 2 है, और 6 के विपरीत, 6 के विपरीत आपका 3 4 है ना। फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू 6। 6 के विपरीत कौन सी सतह है? 1 2 5, 1 2 या 5। फाइंड द सरफेसेस विच इज अपोजिट टू, सॉरी यार, पूछना मैं कुछ और चाह रहा था। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम ये सॉल्व करो, वो अगली बार पूछ लूंगा। फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू 6। 1 2 5 3। फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू 6। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ लूंगा, वो मैं जो मैं पूछना चाह रहा था। 4 बना लेता हूँ अलग से। 1 2 6। फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू 3। 4 5 6 1। 4 5 6 1। फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू 3। 4 5 6 1। हाँ जी, चलिए साहब। तो सर दुनिया जानती है कि सर वन फिगर क्वेश्चन में डेफिनेट आंसर तो हम दे ही नहीं सकते। तो सर ये जो 3 नंबर है, ये 3 नंबर हमेशा एक साथ रहेंगे, और इन 3 नंबर के विपरीत बाकी के जो 3 नंबर है उनके आने की संभावना है। सर बाकी के 3 नंबर कौन कौन से बच गए? 3 बच गया, 4 बच गया, और 6 बच गया। हमसे पूछा है कि 6 के विपरीत क्या होगा। तो भैया 6 के विपरीत, 6 के विपरीत 1 2 या 5 में से कुछ भी हो सकता है। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। बेटा इसको कैसे सॉल्व करते हैं? 1 के विपरीत 3 4 6, 2 के विपरीत 3 4 6, 5 के विपरीत 3 4 6। 3 के विपरीत 1 2 5, 4 के विपरीत 1 2 5, 6 के विपरीत 1 2 5। तो 6 के विपरीत 1 2 5 में से कुछ भी हो सकता है। 6 के विपरीत 3 4 कभी नहीं हो सकते। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन इज 1 2। 6 के विपरीत 1 2 5 में से कुछ भी हो सकता है। 6 के विपरीत कभी 6 नहीं हो सकता। 6 के विपरीत 3 और 4 नहीं हो सकते, तो 6 के विपरीत क्या होगा? 2 होगा। 6 के विपरीत, अच्छा, अब बेटा यहाँ पर इन चारों में से कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? 6 के विपरीत 3 नहीं होगा, 6 के विपरीत 1 2 5 में से कुछ भी हो सकता है। अब तुम कहोगे सर इसको स्टैंडर्डाइज मान के आंसर दे दो। तो बाबू यहाँ पर स्टैंडर्डाइज मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डाइस स्टैंडर्ड है ही नहीं। ये 100% जनरल है। ये डाइस कभी स्टैंडर्ड नहीं बन सकता। बेटा ये डाइस स्टैंडर्ड जनरल दोनों हो सकता है। हमें नहीं पता ये स्टैंडर्ड है या जनरल है, तो इसको स्टैंडर्ड मान सकते थे।
सर हमें नहीं पता ये स्टैंडर्ड है या जनरल है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड जनरल कुछ भी हो सकता है, तो हमने इसको स्टैंडर्ड मान के आंसर दे दिया लास्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन। लेकिन ये डाइस कभी स्टैंडर्ड बन ही नहीं सकता, क्योंकि दो के पीछे कभी पांच नहीं जा सकता, ये हमेशा जनरल होगा। तो यहाँ पर छह के विपरीत एक मानने की जरूरत नहीं है, एक मानो, दो मानो, पांच मानो, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, दिस इज कॉल्ड प्रिंटिंग मिस्टेक। इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर लो, तीनों के मार्क्स मिल जाएंगे। इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर लो, दिस इज कॉल्ड प्रिंटिंग मिस्टेक, दिस इज कॉल्ड प्रिंटिंग मिस्टेक। जैसे कि यहाँ पर एक दो छह, एक दो छह, ये तीनों संख्या हमेशा एक साथ रहेंगी। इनके विपरीत तीन चार पांच में से कुछ भी आ सकता है, क्योंकि एक दो छह के अलावा क्या क्या बच गई, तीन चार पांच बच गई। हमसे पूछा तीन के विपरीत क्या होगा, बाबू तीन के विपरीत एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है और छह भी हो सकता है। तीन के विपरीत एक दो छह कुछ भी हो सकता है, तीन के विपरीत एक भी हो सकता है, छह भी हो सकता है। अच्छा, लेकिन अब तुम ये मत कहना कि इसको स्टैंडर्डाइज मान के आंसर दे दो तीन के पीछे चार। बेटा यहाँ पे तीन के पीछे चार कभी नहीं हो सकता, तीन और चार हमेशा एक साथ है, तो एक साथ रहेंगे। तो हम इसको स्टैंडर्डाइज मान के आंसर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि छह और एक कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं आ सकते। ये हमेशा एक जनरल डाइस ही रहेगा, 100% ये एक जनरल डाइस है, ये कभी मानक बन ही नहीं सकता। तो इसको मानक मान के तुम तीन के पीछे चार नहीं कर सकते। और वैसे भी बेटा यहाँ पे तीन और चार दोनों एक साथ है, ये कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं जा सकते, तो तीन के पीछे कभी भी चार तो हो ही नहीं सकता, तीन के पीछे कभी भी पांच तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर तीन के पीछे बेटा छह भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्रिंटिंग मिस्टेक, ये भी प्रिंटिंग मिस्टेक है। हम यहाँ पे छह और एक में से कोई भी ऑप्शन चूज करें, दोनों के मार्क्स मिलेंगे, लेकिन गलती से भी हमें चार और पांच को चूज नहीं करना है, गलती से भी हमें चार और पांच को चूज नहीं करना है। समझे? तो मैं उम्मीद करता हूं तो अब आप लोगों को ना ये चीज समझ आ गई होगी, व्हाट आर द स्टैंडर्डाइजेस एंड व्हाट आर द जनरलाइजेस। मानक पासा क्या होते हैं, साधारण पासा क्या होते हैं, दोनों में क्या अंतर है, क्या नहीं है, ये सारी बातें आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। समझे कि नहीं? हाँ, हाँ, चलो समझ गए तो इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन लिख दो। अभी तक मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं लिखाया, पांचवें क्वेश्चन में हम कंप्लीट सॉल्यूशन लिखा लेते हैं। ठीक है, ए बी एफ, कंप्लीट सॉल्यूशन लिखो, बताओ एक के विपरीत क्या है, बी के विपरीत क्या है, सी के विपरीत क्या है, डी के विपरीत क्या है, ई के विपरीत क्या है, और एफ के विपरीत क्या है। चलिए साहब कंप्लीट सॉल्यूशन लिख दो, कंप्लीट सॉल्यूशन, योर टीचिंग टू गुड सर, मजा ही आ गया अल्टीमेट। चलिए साहब कंप्लीट सॉल्यूशन लिख दो फटाफट से। हाँ जी, कंप्लीट सोल्यूशन लिख दो फटाफट से। सर ये जो तीन नंबर है ए बी एफ, ये तीनों नंबर हमेशा एक साथ रहेंगे, ए बी और एफ। और इन तीनों लेटर के अपोजिट बाकी के जो तीन लेटर हमारे बच गए, बाकी के जो तीन लेटर हमारे बच गए वो होंगे। बाकी के तीन लेटर कौन कौन से बचे, सी बचा, डी बचा और ई बचा। सर बाकी के जो तीन लेटर है वो सी डी और ई है। बाकी के जो तीन लेटर हैं वो कौन कौन से हैं, हैं, है ना, वो कौन कौन से हैं, सी डी और ई है। तो हमसे पूछा है एक के पीछे क्या है, एक के पीछे सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है। बी के पीछे क्या है, सर बी के पीछे सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है। सी के पीछे, सर सी के पीछे ए बी एफ में से कुछ भी हो सकता है ना। डी के पीछे ए बी एफ में से कुछ भी हो सकता है, डी के पीछे। अच्छा ई के पीछे, ई के पीछे ए बी एफ में से कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो। और एफ के पीछे, एफ के पीछे सी डी ई में से कुछ भी हो सकता है।